So today we are going to study the molecular spectroscopy. So molecular spectroscopy basically it is the application of quantum mechanics. इसके अंदर जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन मोशन देखते हैं, रोटेशन मोशन देखते हैं, ठीक है, जो उसके अंदर हम वाइब्रेशन मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो उन सब का हमको क्या यहाँ पर एप्लीकेशन देखना है कि उसका हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे यूज़ कर रहे हैं। उसका एक तरह से वो प्रूफ दिखाता है। क्वांटम मैकेनिक्स का एक तरह का थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकली हमें एस्पेक्ट देता है किसी चीज़ का, लेकिन ये हम प्रैक्टिकली हमें स्पेक्ट्रा को एनालाइज कर हम उसका किसी मॉलिक्यूल की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कन्वेंशनली अगर पहले हम बात करें कि किसी अगर कोई अननोन कंपाउंड है और हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास कोई कन्वेंशनल मेथड थे जैसे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करा करते थे हम पहले एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया करते थे पहले, है ना। तो ये मेथड हम यूज़ करते थे किसी कंपाउंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अगर, तो हम ये मेथड यूज़ करते थे। कन्वेंशनल, ये कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है। ये क्या कौन सी मेथड है? कन्वेंशनल मेथड है। और ये कन्वेंशनल मेथड जो है बहुत ज़्यादा क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब बहुत टाइम लगता था इनको पूरा स्टडी करने के लिए। लेकिन जो अभी आपका मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको हमने मॉडर्न मेथड आपके क्या हमने निकाले, हमने इसको इन्वेंट किए ताकि हम जो है अपने मॉलिक्यूल के बारे में एक ब्रॉड वे में स्टडी कर सकें और हमको एक जल्दी फास्ट मेथड हो कोई। जैसे कि आपके पास मॉडर्न मेथड के अंदर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमको एक फास्ट इंफॉर्मेशन देती है किसी मॉलिक्यूल के बारे में और हमको एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो उससे पहले हम ये पहले समझते हैं कि किस तरह से हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। देखो, स्टडी करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, पहले ईएमआर को इंटरेक्ट कराते हैं किसी भी मैटर के साथ, ठीक है। पहले इस जो ईएमआर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो ये ईएमआर जो है इससे पहले मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी। इंटरेक्शन में हो सकता है कि ये क्या कर जाए, मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो हो सकता है एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैसे, जैसे कि आपने ईएमआर डाली है मैटर के अंदर, तो वो हो सकता है कि मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा ग्राउंड लेवल पे वो एक्साइटेड लेवल पर चली जाए, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक चली जाए, ये भी हो सकता है। या फिर उसके अंदर जो वाइब्रेशन हो जाए मॉलिक्यूल के अंदर, या फिर कोई न्यूक्लियर स्पिन जो चेंज हो जाए, ऐसे आपको हो सकता है, वो हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन हो गया उसके अंदर, ठीक है। हम इसके अंदर आपका इमिशन हो सकता है कि आपने लाइट डाली और इसमें जो है इमिशन ऑफ लाइट हो जाए, या हो सकता है कि इसमें आपका क्या हो जाए, आपका इसमें स्कैटरिंग भी हो सकती है, ओके, स्कैटरिंग भी हो सकती है। इसके अंदर आपकी डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, इसके अंदर आपका जो है रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, लाइट का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें चीज़ें हो सकती हैं। अब देखो, मैटर के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है और इंट्रैक्शन होने के बाद जो भी चीज़ें चेंज होंगी इसमें, मतलब लाइट हमने डाली है और जो भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद लाइट का, और फिर कुछ ना कुछ चीज़ें हमें चेंजेस दिखेंगी स्पेक्ट्रम के अंदर, तो उसको हम एनालाइज कर हम किसी अननोन कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली हमको जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन, इमिशन और स्कैटरिंग। हम इसके बारे में डील नहीं करेंगे, ठीक है। हमको ओनली इन तीनों के बारे में डील करना है, एब्जॉर्प्शन, इमिशन, स्कैटरिंग, ठीक है, ओके। सो अभी हम जानते हैं, इससे पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें, हम थोड़ा समझ लेते हैं मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, ठीक है, कि मैक्सवेल ने हमें क्या थ्योरी दी है।
सेकंड चीज़ है वो ये होती है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई विद मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो आपको दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। सो हम ये आपका यहाँ पर कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जब भी मैटर में होता है, मैटर पे EMR का जो है आपका इंट्रैक्शन हो रहा है, तो मेनली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही इंट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो अभी अगर कोई आपकी ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, अगर ट्रांजिशन आपकी होती है किसी भी मैटर के अंदर, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन। ठीक है, और अगर आपकी ट्रांजिशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड से कब होगी अगर ट्रांजिशन, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें फोरबिडन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांजिशन जो भी हो रही है आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन जो हो रही है उसमें अगर आपकी फोरबिडन है, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो तब आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी, तो उसको कहेंगे हम मैग्नेटिक डायपोल ट्रांजिशन। ओके, क्लियर। अब आप समझते हैं जब भी लाइट या EMR जो है किसी मैटर के ऊपर हम डालते हैं, फॉल कराते हैं, तो क्या क्या चेंजेस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं जब भी हम किसी लाइट को किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट कराते हैं तो हमें कई चीज़ें हैं हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि अगर हम लाइट हमने किसी मैटर पर इंटरेक्ट कराई है तो हो सकता है कि वो लाइट और जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो कि चलो कि इसमें इलेक्ट्रॉन है और वो एक्साइट हो जाए, ठीक है, एक्साइट होके अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाए। तो हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि आपको कोई M स्टेट थी और वो HNU जो है लाइट ऑब्जॉर्व करके M स्टार पर चली गई। M स्टार की आपकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। हो सकता है कि M स्टार ये M स्टेट है, तो हो सकता है कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस आपका इमिशन हो जाए, ठीक है। तो ये आपका कौन सा केस हो गया, ये एब्जॉर्प्शन का केस हो गया आपका, ठीक है। एब्जॉर्प्शन अगर करेगा तो उसका हो सकता है कि लाइट एब्जॉर्ब कर जाए, ठीक है, और लाइट एब्जॉर्ब करेगी और वो जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट पर चल जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर चली जाएगा। और हो सकता है इमिशन हो जाए उसके अंदर। अब इमिशन भी आपका दो तरह से होता है। इमिशन आपको जैसे ये जो बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन है, और जो स्पॉन्टेनियस इमिशन की बात करें अगर हम, तो उसके अंदर देखो जब भी हम लाइट को इंटरेक्ट कराते हैं किसी मैटर के साथ तो उसके अंदर कई सारी चीज़ें आपके चेंजेस हो सकती हैं। जैसे कि उसके अंदर हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है, उसके अंदर हो सकता है कि आपका इमिशन हो जाए, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन की बात करें तो उसमें आपका मान लो ये M स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो अगर आपने कोई लाइट डाली है इसके ऊपर HNU लाइट, तो वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि अगर ग्राउंड स्टेट पर है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कि इसमें एब्जॉर्प्शन हो गया है, ठीक है। तो इसका हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं M + HNU M स्टार, ठीक है। इमिशन भी आपका दो तरह से हो सकता है, एक होगा आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन कि वो स्पॉन्टेनियसली हो गया है, जैसे कि ये M है और M स्टार है कि आपका पहले से ही मान के चलो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वो ग्राउंड स्टेट पर आ गया,
जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा, तो उसका क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस इमिशन हो गया है। इसमें क्या हुआ, एम स्टार एम में चले गया बाई गिविंग एच न्यू लाइट, ठीक है। और सेकंड होता है आपका स्टिमुलेटेड इमिशन, क्या है स्टिमुलेटेड इमिशन। सो स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होगा आपका कि जो हमने लाइट आई है, हो सकता है कि जो लाइट है वो एक्साइटेड स्टेट से इंटरेक्ट कर जाए। यहाँ पर क्या हुआ था एब्जॉर्प्शन वाले केस में, यहाँ पे हमारा ग्राउंड स्टेट से इंटरेक्ट की थी लाइट, और वहीं स्टिमुलेटेड इमिशन में आपके एक्साइटेड स्टेट से इंटरेक्ट करेगी लाइट, ओके। और जो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि एम स्टार जो है उसने एच न्यू लाइट गेन करी और आपका एम में चले गया बाई गिविंग 2 एच न्यू, ठीक है। यहाँ से भी लाइट आपकी इसने क्या करना है, इमिट करी है, ओके, अंडरस्टैंड, ऑल राइट। सो आप समझते हैं कि आपका जो कई सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो आपके कई सारे टाइप की होती है, उन सब टाइप्स का आपका मैट्रिक हद क्या इंटरेक्शन होता है वो हम सब देखते हैं। तो वैसे आपका इसको याद करने का तरीका समझते हैं। पहले जो आपका ये क्या है, ये हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आपका पूरा हमने चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या क्या आपकी रेडिएशन आती है, आपके आगे आपका रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव आती है। इसको याद करने का पहले तरीका याद करते हैं इजीली, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, लोअर मीर यू वी एक्स वाई जेड, इस तरह से याद कर सकते हैं इजीली, लोअर एम आई आर मीर यू वी एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग रेडियो वेव होगी, और ये रेडियो वेव है, ये बेसिकली क्या है, हम आपको पता है कि यहाँ से लेके लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी आपकी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो यहाँ से जा रहे हैं तो आपकी क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और लैम्डा की जो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। आपको पता है ई स्क्वायर क्या होता है, एच न्यू होता है, मीन्स एच सी बाई लैम्डा होता है। तो ई और जो लैम्डा है उसके बीच में क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो आपको जो लैम्डा वो घटेगा, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। अब समझो कि हम जो राइट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी, एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी कम है। तो अगर एनर्जी कम है तो ये क्या करेगा, कुछ ही चीज़ों को वो क्या करेगा, कम एनर्जी वाली चीज़ें हैं जैसे आपकी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उसको ही चेंज कर पाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो बॉन्ड को ब्रेक कर दे, या फिर जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का जो उसके मैटर के अंदर किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा देगा, या फिर उसके अंदर वाइब्रेशन कर देगा मॉलिक्यूल के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कम एनर्जी का है तो कुछ ही चीज़ें को चेंज कर पाएगा, जैसे आपका न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उसको ही उसकी स्पिन्स को चेंज कर देगा बेसिकली, अगर आपका रेडियो वेव होगा तो, ठीक है। वहीं अगर बात करें इसके अंदर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली यहाँ पर ओनली मैग्नेटिक फील्ड ही आपकी इंटरेक्ट करती है, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसलिए हम इसको कहेंगे मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं NMR EMR, ऑलराइट, NMR EMR पढ़ते हैं, विच इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशन और EMR, ठीक है। ओके, अगर बात करें माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव के अंदर क्या होगा, आपका वो रोटेशन कर देगा मॉलिक्यूल के अंदर जो है। अगर आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लो आपका AMB इस तरह का मॉलिक्यूल है तो ये क्या रोटेट कर देगा, ठीक है। तो उसकी रोटेशनल स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसको हम पढ़ते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके अंदर, ठीक है। अगर आपका IR की बात करें, जैसे इंफ्रारेड आपकी रेडिएशन होती है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी कुछ वो बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट करेगा।
सो इसके अंदर हम वाइब्रेशन रोटेशनल स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। देखो वाइब्रेशन होगा तो उसके अंदर रोटेशनल भी आपके स्टेट्स आएंगी, तो आपका अगर वाइब्रेशन करेगा तो उसका रोटेशनल भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम कंबाइन ही पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम थोड़ा कंबाइन ही पढ़ लेते हैं, दोनों को पढ़ सकते हैं, ठीक है, रोटेशनल और वाइब्रेशन को। तो इसलिए हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है इन द केस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर हम बात करें इसके अंदर पढ़ते हैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, और इसमें बात करें तो अगर डिफ्यूजन एनर्जी जो है वो ग्राउंड स्टेट की हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझना, अगर यूवी की बात करें तो इसमें चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में आता है यूवी के केस के अंदर, बट इसमें किसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स में हो रहा है, ठीक है। तो अगर इंटरेक्शन जो हो रहा है लाइट का मैटर के अंदर वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहा है, और इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ते हैं। और फिर डिफ्यूजन एनर्जी जो होती है इसमें वो एक्साइटेड स्टेट की हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ डिफरेंस की बात करें IR UV के अंदर, ठीक है। तो इस दोनों में क्या है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम डिफ्यूजन एनर्जी जो पढ़ते हैं वो ग्राउंड स्टेट की पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो एक्साइटेड स्टेट की पढ़ते हैं। तो हम आगे आके पढ़ेंगे, ठीक है, जब इसको सेपरेटली हम इसको डील करेंगे तो हम इसको सबको पढ़ेंगे। अब बात करें एक्सरे की, तो एक्सरे में क्या होता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा लाइट का, और इसको हम पढ़ते हैं XRD के अंदर, जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन, ओके। वहीं आपका जो गामा है, यहाँ पे हमने बात करें तो गामा रेज जो है बेसिकली न्यूक्लियर ट्रांजिशन करा दे, देखो इतनी एनर्जी है गामा के अंदर, इतना हाई एनर्जी के वो न्यूक्लियर का ही जो है ट्रांजिशन करा दे रहा है, ठीक है। जो न्यूक्लियर है वो ट्रांजिशन हो जा रहा है उसका, इसके अंदर पढ़ते हैं मोजिबो स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑलराइट। और जो जेड है ये बेसिकली क्या है, कॉस्मिक रेज है, यहाँ पर कोई भी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है अब तक, ठीक है। ये हमने बात कर ली, हमें स्टडी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आपकी अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा की, कि हमको अभी इंटरप्रेट करना है स्पेक्ट्रा को, ठीक है। उसके अंदर हमें कई सारी चीज़ें हम पढ़नी होगी, जैसे आपका पहले कंडीशन है विच इज़ बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ऑलराइट। सो बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या बोलता है कि फॉर अ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल इट मस्ट इमिट और एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द एनर्जी गैप बिटवीन टू लेवल। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका दो एनर्जी लेवल है ना, और आपका एनर्जी लेवल ये है, ये ग्राउंड स्टेट है, आपका ये एक्साइटेड स्टेट है, तो अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है, मान के चलो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जो ग्राउंड स्टेट से लेके एक्साइटेड स्टेट में चलेगा, तो यही पॉसिबल है। अगर बात करें, अगर हमने कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड करी, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करी कि बस वो यहाँ से लेके जस्ट यहाँ तक ही पहुँच पाया, वो इस लेवल तक नहीं पहुँच पाया, वो इसके बीच में लेवल पे पहुँच पाया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, मतलब ये हो ही नहीं पाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं रहेगा बस। अगर उसको यहाँ, इसका सेकंड लेवल ये है ना, अगर इसका ग्राउंड स्टेट ये है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है इसका, ये एक्साइटेड लेवल है, तो ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके गैप के बीच में जो एनर्जी है वो बेसिकली Hν है, ये Hν से कम है, तो वो अगर इतनी एनर्जी Hν से अगर इसकी एनर्जी कम है तो वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएगा, वो यहीं पर ही रहेगा, ठीक है। तो वही कहता है आपको बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, कि अगर इसके दो एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी गैप है वो इसके ही इक्वल अगर आपकी एनर्जी आती है, तभी वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है और अलाउड है, और वो फिर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा, ऑलराइट। बट ये नेसेसरी कंडीशन है आपकी बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बट ये आपकी सफिशिएंट नहीं है। हमें कोई सारी चीज़ें और देखनी होती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, कि पहले तो हमने ये चीज़ देख ली कि जो एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी गैप है आपका दो एनर्जी लेवल के बीच में, तो वो उसी एनर्जी की हमें जो फोटोन चाहिए उसी एनर्जी का, ठीक है, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा सकें, या फिर अगर वो इमिट कर रहा है एनर्जी तो उसको इतनी ही एनर्जी इमिट होगी, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन हमने किया, ये आप क्या कहते हैं बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन के अंदर, लेकिन यही सफिशिएंट नहीं है। अगर आपकी बात करें, एक सिलेक्शन रूल भी आपके पास होता है कि अगर आपको सिलेक्शन रूल देखने होंगे तभी वो स्पेक्ट्रा आएगा, ठीक है। सो सिलेक्शन रूल क्या है? ये रूल है डिसाइड करेगा कि आपका कोई सिलेक्शन रूल क्या है? सिलेक्शन रूल आपका रूल है जो डिसाइड करेगा, विच डिसाइड कि आपका
said that molecule will give whether a molecule will give spectra or not। समझे कि आपका सिलेक्शन रूल क्या डिसाइड करता है कि कोई आपका मॉलिक्यूल है वो आपका स्पेक्ट्रा देगा या नहीं देगा। ठीक है, अब सिलेक्शन रूल भी आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका ग्रॉस सिलेक्शन रूल, ये होता है आपका स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। ठीक है, सो अगर बात करें हम ग्रॉस सिलेक्शन रूल की, तो ये हम डिसाइड करते हैं बाय मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि आपका वो थ्योरेटिकली ये आपको बता रहा है कि आप थ्योरेटिकली ये आप जो है पता लगा सकते हो ग्रॉस सिलेक्शन रूल। जैसे हम बात करें आपका रोटेशनल की बात करें कि रोटेशनल के अंदर, तो रोटेशनल के अंदर क्या बात करेंगे कि उसके अंदर क्रॉस सेक्शन रूल जो है, अगर आपका रोटेशनल इसमें ट्रांजिशन हो रही है तो उसके अंदर जो आपकी कंडीशन है क्रॉस सेक्शन रूल के अकॉर्डिंग वो है कि आपको उसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उस किसी मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, मतलब म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, उस केस में ही आपका रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल है, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपका एग्जांपल दिया है पर्टिकुलरली रोटेशनल के केस में, लेकिन हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वाइब्रेशन की बात करेंगे हम, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बात करेंगे हम, उसमें ट्रांसलेशनल की बात करेंगे, तो उसमें सब में देखेंगे ग्रॉस सिलेक्शन रूल। ओके, वहीं अगर बात करें स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल की, तो स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल आपका स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये बेसिकली हम इसमें कई सारे आपके क्वांटम मैथमेटिकल कोई सारे आपके क्या कहते हैं कंडीशंस आती हैं, ये बेसिकली हमने क्वांटम से निकाले होते हैं। ये आपको बेसिकली मैथमेटिकल आपके कई सारी चीज़ें कंडीशंस होती हैं, जैसे आपका डेल्टा जे रोटेशन के अंदर +- 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका क्या होगा ट्रांजिशन पॉसिबल है। जैसे आपका डेल्टा एन है, डेल्टा एन आपका +- 1 होना चाहिए, तभी आपका ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, ये हम स्पेसिफिकली हम हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सब में हम देखेंगे ग्रॉस सिलेक्शन रूल और स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। ओके, ओके, सो अब बात कर रहे हैं थर्ड आपके एस्पेक्ट की, कि जो थर्ड फैक्टर है जो आपको बताता है कि आपका स्पेक्ट्रा अच्छा है या बैड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताती है पॉपुलेशन रेशो। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन रेशो क्या बताता है, इट इज़ गिवन विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमैन फैक्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच नंबर ऑफ पार्टिकल जो है Ni स्टेट में हैविंग एनर्जी EI एंड डिजेनरेसी GI इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम पॉपुलेशन रेशो निकाल सकते हैं किसी भी स्टेट्स में, दो स्टेट्स में। ठीक है, और फिर पता लगा सकते हैं कि किस में आपका स्पेक्ट्रा अच्छा है और किस में आपका बैड स्पेक्ट्रा है। ठीक है, हम देखते हैं पहले आपका फॉर I स्टेट में ये है, तो J स्टेट में मान लो क्या हो गया आपकी GJ एक्सपोनेंशियल EJ बाई KT हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों का रेशो निकाल लें NJ बाई NI तो क्या होगा GJ बाई GI इंटू में E की पावर माइनस में EJ EI बाई KT। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं GJ GI, ठीक है, इंटू में E की पावर माइनस डेल्टा बाई में KT लिख सकते हैं। ओके, इसमें आपको जो आपकी ग्राउंड स्टेट है आपकी उसकी एनर्जी E1 है और आपकी इसकी E2 एनर्जी है। ओके, और जो इसमें स्टेट है ग्राउंड स्टेट है या पेयर स्टेट है, इसमें आपके N1 पार्टिकल है और इसमें आपके N2 पार्टिकल है आपके एक्साइज स्टेट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुई होगी तो आपकी इसमें ग्राउंड स्टेट में N1 है, इसमें N2। अब जो इसका रेशो होगा वो N2 बाई N1 होगा इक्वल टू G2 बाई G1 इंटू में E की पावर माइनस में डेल्टा E बाई में KT हो जाएगा। ठीक है, अब समझो, अब जो N2 बाई N1 है,
अगर इसका रेशो जो है आपका N2 में N1 होगा, उसका रेशो अगर आपका लो आएगा, कम आएगा, तो हम उसे कहेंगे आपका वहाँ पर गुड स्पेक्ट्रा होगा। अगर आपका N2 में N1 का रेशो जो है अगर आपका हाई आएगा, तो हम कहेंगे उसको वहाँ पर बैड स्पेक्ट्रा है आपका। ठीक है, ये हमने कैसे बताया, क्योंकि देखो अगर आपका N2/N1 का जो रेशो है वो लो है, इसका मतलब कि आपका क्या है, N1 जो होगा, इसका मतलब क्या है, अगर आपका ये लो है तो मतलब N1 आपका ज्यादा होगा, N2 आपका कम होगा। ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टेट में आपकी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर ग्राउंड स्टेट में ज्यादा है तो मतलब वो ज्यादा आपका ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसका मतलब। तो इसलिए वहाँ पे आपको गुड स्पेक्ट्रा मिलने वाला है। और वहीं अगर बात करें आपके N2/N1 की, अगर आपका वो आपका रेशो जो है वो कम होता है, ठीक है, अगर आपका वो ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि आपका N2/N1 है, मतलब आपका N2/N1 जो कम होगा वो N2 आपका ज्यादा होगा। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में आपकी जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर बात करें, स्पेक्ट्रा जो है वो कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, और कम कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो आपका बैक स्पेक्ट्रा देगा आपको। ठीक है, ये तो बात होगी इसकी। अभी हम समझते हैं N2/N1। अब समझो इसका रिलेशन डेल्टा E के साथ, तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा E के, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझते हैं इसको। मान लो अगर आपने डेल्टा E की वैल्यू होगी, जब हम बात कर रहे थे N2/N1 की, तो अगर N2/N1 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा E के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। ठीक है, तो इसे समझ सकते हैं कि देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये जो आपका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो N2/N1 = G2/G1 × 1/E डेल्टा E/kT, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो घट जाएगी, मतलब ये जो वैल्यू है पूरी वो घट जाएगी, या घटेगी तो आपकी वैल्यू N2/N1 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। अगर बात करें डेल्टा E की, अगर डेल्टा E की वैल्यू कम होगी तो मतलब अगर बढ़ेगी, मान लो डेल्टा E की वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर बढ़ेगी तब की वैल्यू घट जाएगी।